इस लेक्चर के अंतर्गत हम समझते हैं अनुच्छेद 19 के संदर्भ में पढ़ रहे थे कि जैसा कि मैंने बताया था वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके संदर्भ में जो कई अलग अलग प्रावधान किए गए थे इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं। सातवां जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे यानी कि उसे विधिक अधिकार या आप कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि उस पर कानून अगर जिस प्रकार से चाहेगा उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा। राइट। तो 19 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हमने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संदर्भित जो फैसले थे, जैसे कि मत देना या फोन टैपिंग, सूचना का जानने का अधिकार था, प्रेस की स्वतंत्रता था, शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन उसी में शामिल था। ओके। फिर इसके बाद रिस्ट्रक्शन के विषय में मैंने बताया था कि देश की एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश। राइट। इसमें इस विषय को मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो अब हम 19 अनुच्छेद जो 19 है उसका हम अब दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे, शांतिपूर्ण सम्मेलन। अनुच्छेद जो 19 है, 19 अनुच्छेद है, इसका दूसरा अगर हम पोर्शन पढ़ें, पहला तो हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार का मतलब ये है भारतीय संविधान के अंतर्गत आप शांतिपूर्ण तरीके से आप एक सम्मेलन गठित कर सकते हो, सम्मेलन में आप प्रदर्शन कर सकते हो, या वो प्रदर्शन अगर आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो अहिंसावादी होना चाहिए, यानी कि उसमें हिंसात्मक का भाव न छुपा हो। दूसरी बात है ये शांतिपूर्ण जो सम्मेलन है ये बिना हथियार के होना चाहिए, यानी कि आप कोई भी सम्मेलन गठित करते हो, राइट, अगर आप कोई सम्मेलन बनाते हो, अगर सम्मेलन करते हो तो निश्चित रूप से वो सम्मेलन जो है बिना हथियार के होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। अगर आप हथियार जाके जाते हो निश्चित रूप से आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए अगर आप शांतिपूर्ण सम्मेलन करते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन, तो आपको यह अधिकार है कि आप उस सम्मेलन में किसी प्रकार का प्रदर्शन या आप अपनी बात को रख सकते हो सामूहिक रूप से। सम्मेलन में बहुत लोग होते हैं, सामूहिक रूप से सम्मेलन कर सकते हो ना, तो उसमें आप शांतिपूर्ण से कर सकते हो, किसी मैदान में कर सकते हो। अगर आप सम्मेलन यही आप अगर किसी हाईवे पे करते हो या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक स्थलों पर करते हो जहाँ पर दूसरे को भी ठेस पहुँचती है, तो वहाँ पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इसके लिए 144 धारा लागू होती है। राइट। तो वहाँ पर 144 धारा लागू होती है, फिर इसके बाद 141 धारा भी लागू होती है। 144 धारा हुई, 141 धारा है, इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 144 धारा जो होती है, ठीक, वो लगाई जाती है ताकि आप वहाँ पर किसी प्रकार का विद्रोह स्थिति ज़्यादा ना हो और उस पर नियंत्रण किया जा सके। राइट। और आप ज़्यादा ज़्यादा देखोगे 144 धारा में, तो उसके तहत एक 141 धारा भी होती है जो एक 5 से ज़्यादा व्यक्ति मतलब कि कहीं भी एक साथ सामूहिक रूप से नहीं हो सकते हैं, अगर वहाँ देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 144 धारा जो लागू होती है, ठीक, वो न्यायाधीश के व्यवधान में खतरे अगर देखता है कि अगर खतरा जैसी स्थिति बन रही है सम्मेलन में, तो 144 धारा लागू करेगा निश्चित रूप से। और 141 धारा के तहत वो 5 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होने देता है। तो इस उद्देश्य से शांतिपूर्ण सम्मेलन होता है, क्योंकि कई जगह आपने देखा हो कि सम्मेलन जो होते हैं वो कहीं कहीं शांतिपूर्ण की जगह हिंसात्मक हो जाते हैं। आपने देखा हो जहाँ कहीं भी देखा हो आपने, ये कहीं आपने देखा हो जो मार्ग होते हैं, बड़े बड़े मार्ग, हाईवे, नेशनल हाईवे हैं, वहाँ पर सम्मेलन होते हैं या आप वहाँ प्रदर्शन हंगामा करते हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप पे रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि आप सम्मेलन करने का आपको अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इस सम्मेलन में दूसरे को भी ठेस पहुँचाएँ या कुछ ऐसे ही तोड़ फोड़ करें ताकि वहाँ पर दूसरे की आर्थिक संसाधन या संपत्ति को ठेस पहुँचे। तो इस प्रकार की स्थिति नहीं मिलनी चाहिए शांतिपूर्ण सम्मेलन में। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अर्थ यही है कि आप वो किसी भी प्रकार की अपनी बात को सम्मेलन के तहत रख सकते हैं,
या सम्मेलन में एकत्रित होकर के अपनी राजनीतिक पार्टियों से या किसी भी विचार भावनाओं को अपना अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि इससे दूसरे की गरिमा, उसकी आस्था या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को ठेस ना पहुंचे। बस ये विशेष याद रखें। राइट, तो आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन है काफ़ी ठीक रहेगा। तो सार्वजनिक के जो क्षेत्र होते हैं उसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है सम्मेलन आप करते समय। तीसरा इसका आता है, इसके अंतर्गत वो आता है संघ बनाने का, यानी कि संगम या संघ बनाने या कोई संगठन गठित करने का अधिकार है, यानी कि संगम या संघ या संगठित करने का अधिकार है। संगठन या यहाँ पे संगठन लिख लो, संगठन कर बनाने का अधिकार। देखो, संगम, संघ या संघ बनाने का अधिकार का मतलब ये है कि आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी संघ बना सकते हो। एक, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक फलदायक हो सकता है तो उस उद्देश्य हेतु आप काफ़ी व्यक्ति मिलकर एक संघ बना सकते हो। संघ के साथ साथ आप एक पार्टी भी बना सकते हो। पार्टी जैसे राजनीतिक दल होते हैं, वो पार्टियां होती हैं, आप बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा संघ बना लें जो सहकारिता के रूप में हो तो उसे भी बना सकते हो। सहकारिता जैसे आप समझते हो कि 20-25 लोग हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें मतलब फंड जुटाते हैं और फंड जुटाने के बाद जो भी उसमें फंड इकट्ठा होता है और जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है, नीड होती है, उस व्यक्ति को देते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए ये संगम या संघ बनाने का एक व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है कि वो स्वेच्छा से अपना कोई संघ निर्धारित कर सकते हैं या संघ बना सकते हैं, ताकि वो आने वाले समय में आप उसका उपयोग करते हुए अपना हित और सामाजिक हित और सार्वजनिक हित को वरीयता दे सकें, ठीक है, उनका भला कर सकें। इस हेतु ये संघ बनाए जाते हैं। तो संघ के अंतर्गत आप देखोगे कि जो सभा होती है, ठीक, लोग सभा बनाते हैं, सभा बैठालते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, पंचायत सभाएं जैसी बनाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं या न्यायिक निर्णय भी लिए जाते हैं, ठीक, वो ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ें अपराध से जुड़ी हुई फैसले हैं या कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों से संबंधित जुड़ी हुई होते हैं तो उसके आप फैसले नहीं ले सकते हो। उसके लिए कानून होता है, सरकार होती है, उस हिसाब से प्रशासन होता है, वो फैसले लेगा। आप विचार कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आप किसी आपराधिक मामले होते हैं, आप किसी ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपसी संबंध में जुड़े हुए होते हैं या कुछ ऐसे रिलेशन के होते हैं जो आपसी उनके बीच मतभेद है, तनाव है, उसकी वजह से कोई समस्याएं ग्रस्त हुई हैं और वो लोग किसी समस्याओं से ग्रस्त होकर आपराधिक फैसले कर लेते हैं, मामले कर लेते हैं, उन पे सभाएं जो बैठती हैं या कुछ पंचायतें जो बैठती संगम बना लेती हैं, तो इस प्रकार का आप वहाँ नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कानून है, प्रशासन है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। राइट, बात अब आती है सभा के साथ साथ आप जैसे कि सहकारिता की बात आती है, तो सहकारिता मैंने अभी आपको बताया कि सहकारिता जो होती है मतलब साथ साथ कार्य करना, साथ साथ कार्य करना। तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक विकास के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो होती है विकेंद्रीय लेवल पर काम करती है। जो लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग होते हैं, जो आप देखे जाएं कि निम्न ग्रामीण क्षेत्रों में या राज्य मतलब कि वहाँ पे शहरी क्षेत्रों में देख ले सकते हो तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 20-25 इकट्ठे हो सकते हैं, तो वो एक अपना संघ बना लेते हैं और वो संघ फंड जुटाने के लिए या कुछ ऐसी फंड जुटाते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर में ताकि वहाँ के लोगों को एक सुलभ सुविधाएं दी जा सकें, या ऐसा फंड जुटा लेते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा धार्मिक स्थलों पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सहकारिता यानी संग संग कार्य करना होता है गवर्नमेंट के साथ साथ में। साथ ही आप देखोगे तो इस शब्द को आप देखोगे तो ये राज्य की नीति निषेध तत्व में भी देखने को मिल जाता है, मौलिक अधिकार में भी ये देखने को मिलता है, ठीक, और ये एक प्रकार का शब्द आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो सहकारिता है तो राजनीतिक तत्व में आप राज्य है वो आप देखोगे, हाँ, बहुत सारे राज्य भी काम करते हैं इसमें सहकारिता साथ साथ में, ठीक है। तो ये जो सहकारिता शब्द का मतलब यही है कि जनता टू जनता है, जनता टू सरकार है। राइट, जनता टू जनता है, जनता टू जनता प्लस जनता टू सरकार, यानी कि जनता से जनता अपना कार्य अपना कोई संघ या सहकारिता बना सकती है, ठीक, और सरकार जो है वो अपने जनता के लिए संघ सहकारिता बना सकती है। राइट, तो आप देखोगे सहकारी बैंक है जो होती है, सहकारी बैंक देखते हैं कि ये सहकारी जो बैंक होती है ये काफ़ी ये लोन प्रोवाइड कराती है और यहाँ पर लोग क्या है अपना पैसा देते हैं, उसको लोन देती है,
ठीक, इसके बाद ये ब्याज भी देती है, लोन भी देती है। ठीक है, तो ये सहकारी बैंक का आपने सुनी हो। तो ये सहकारी बैंक का मतलब यही है कि जो सरकार द्वारा जो बैंकें स्थापित की जाती हैं तो निश्चित रूप से वो इसलिए की जाती हैं कि सार्वजनिक हित में लोगों का जो मतलब कि काफ़ी आर्थिक स्थिति से दुर्गम है और वो उनकी स्थितियां ज़्यादा ही समस्याओं से ग्रस्त हैं, उनकी आर्थिक संसाधन में बहुत कमी है, तो उनके उत्थान के लिए उनको लोन प्रोवाइड कराती है कम में। ठीक, ज़्यादा पैसे में नहीं, कम में ही लोन प्रोवाइड कराती है ताकि उनको सुविधा सुलभ प्रदान की जा सके। और सहकारी बैंकें देखे हों ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं। ठीक है, और काफ़ी इन पर देखा जाए तो बहुत ही फंड इनको मिलता है, बहुत ही लोग इनमें जमा करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका विकास हो रहा है। और भी आप देखोगे तो आप राजनीतिक दल बना सकते हो। राजनीतिक दल जैसे कि पार्टियां होती हैं, ठीक, पार्टी हैं, अगर आप किसी नाम से पार्टी बनाना चाहे अपना, अगर लगता है मुझे ये चिन्ह बनाना चाहिए तो वो चिन्ह आप घोषित कर सकते हो, लेकिन वो चिन्ह आपका प्राइवेट ही रहेगा। राइट, उसके लिए मानदंड अलग दिए जाते हैं। ओके, तो राजनीतिक दल आप बना सकते हो। तो राजनीतिक दल में आप लोगों को शामिल कर सकते हो या लोगों को बता सकते हो हमारे इस उद्देश्य से राजनीतिक दल है, इसमें आप शामिल हो। ठीक है, आप कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप बना सकते हो। ठीक, प्रेशर ग्रुप बना सकते हो जो सरकार पर कहीं ना कहीं आप न्याय के फैसले के लिए, आप न्याय के फैसले के लिए, न्याय के फैसले के लिए आप उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, या आप कह सकते हैं न्याय के फैसले में आप उसमें कहीं ना कहीं अपनी समष्टि दें, आप ये शब्द को कह सकते हो। तो इस उद्देश्य से आप प्रेशर ग्रुप भी बना सकते हो। इसके बाद आप निश्चित रूप से कंपनी है, समिति है, फर्म है, ठीक, ये स्थापित कर सकते हो। जैसे कंपनी आप बना सकते हो। कंपनियां जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं जो बनाते हैं लोग, कंपनी स्थापित कर लेते हैं। ठीक, तो कंपनी आप स्थापित कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो। ठीक, फर्म, जो फर्म एक्चुअली में जो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उन्हीं को फर्म बोलते हैं, प्राइवेट या सेक्टर गवर्नमेंट भी होती हैं। ठीक, तो ये फर्म होते हैं, कंपनी है, फर्म है, ये बना सकते हो। ओके, तो इससे संदर्भित है जैसे क्लब हुआ। तो तो कुछ ऐसे ही ये मुख्य मुख्य जो कुछ संगठन होते हैं इनको बनाने की गवर्नमेंट जो परमिशन देता है, राइट, वो बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यही है कि किस लिए बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि आप निश्चित रूप से अपने को, संघ को और संगठन को बना करके अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे सके। ठीक, तो इस उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं ये। अब बात ये आती है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। आप इस संगम या संगठन को बनाकर दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। जैसे इसके लिए फिर आप जानते हो कि दुरुपयोग करना है, जैसे कि बहुत सारे संघ अपने देखे हों, जैसे एक लिट्टे संघ था, वो भी भ्रष्टाचार में युक्त हो गया। ठीक, आतंकवादियों से आप गठित कर लो या आतंकवादियों के साथ संगठन बना लो, साथ साथ दोस्ती कर लो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो ये तो अनुचित है। ओके, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इसके बाद आप देखते हो कि अभी वर्तमान में जो कर्नाटक केरल वाला उधर जो संगठन था, जो दिल्ली में हंगामा उसका होता रहा, वो भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों से ही उसका भी एक संलग्न था, उससे एक जुड़ाव था। ठीक है, तो उसको लेकर के बहुत अभी विवाद रहा है। इसके बाद आप सिम्मी देख लो, सिम्मी भी एक संगठन था, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव रहा, उसको भी अघोषित असंवैधानिक करार दे दिया है। तो सरकार इस चीज़ की जांच कर सकती है कि आपका जो संगठन है, संघ है, किस उद्देश्य के लिए बना है, इसका पर्पज क्या है। और पर्पज के साथ साथ इसमें अगर देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे, अगर आप विदेशी लोगों को शामिल कर लेते हैं या विदेशी लोगों के जो संगठन है उनसे अपना संगठन जोड़ करके, ठीक है, और काफ़ी आपराधिक चीज़ें जैसी गतिविधियों को संलिप्त हो जाते हो, तो निश्चित रूप से वो असंवैधानिक घोषित करते हुए ख़त्म कर सकती है सरकार। तो ये विशेष याद रखें, ऐसे काम करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा देती है। दूसरी बात है, इसमें 141 धारा लागू करते हुए ख़त्म कर सकती है, 144 धारा लागू कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार इसमें भी नहीं दिया गया है। दूसरा, इसमें आप देखोगे पीएमएलए, आपने नाम सुना हो, पीएमएलए, प्रिवेंसिंग, ये प्रिवेंटिव जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम है, रोकथाम अधिनियम है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए
तो ये आपराधिक मामले जो होते हैं, मतलब धन संपत्ति से, राइट, आपने कोई संगठन बनाया है तो आप उस संगठन में जो संपत्ति यूज कर रहे हो वो आपराधिक तरीके से कर रहे हो, या आप उनको सफ़ेद संपत्ति बनाने में लगे हुए हो, काला धन को खींच करके सफ़ेद सफ़ेद करने में लगे हुए हो, तो ये पीएमएलए उसके लिए वह होता है। तो ये उस पर ध्यान रखता है कि कोई भी कृत्य है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए, वो कृत्य कभी अनैतिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस उद्देश्य हेतु इसमें सरकार निरंतर रिस्ट्रक्शन या अपना वो हस्तक्षेप करती रहती है कि कोई चीज़ है अगर वो बना है तो उसकी जांच की जाए निश्चित रूप से। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। और अगर इसमें बात की जाए तो इसमें हड़ताल का भी अधिकार नहीं है, राइट। और इसमें औद्योगिक जो कानून होते हैं उनके तहत भी इनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे औद्योगिक कानून बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक कानून के तहत अगर आप जो हड़ताल कर देते हो तो उसे औद्योगिक कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। वो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बनते हैं, जैसे सिडबी वगैरह जो आपने नाम सुना हो। और भी हैं बहुत सारे हैं औद्योगिक, जो उद्योग के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग सरकार के स्थापित हैं, तो उनमें अगर आप हड़ताल करते हो तो निश्चित रूप से उसमें नियंत्रण करने के लिए सरकार नियमन तैयार करती है, और वो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर सुख सुविधाएं भी दे सकती है। लेकिन ये विशेष याद रखें कि अगर आप कोई भी कृत्य करते हो तो उस चीज़ को लेकर के आप में विश्वास और भावनाएं छुपी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई भी हम संगम बना लिए हैं तो उसे किसी भी हम ही संलिप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आता है चौथा, वो आता है आवाज संचरण की स्वतंत्रता। आवाज संचरण की स्वतंत्रता। चलिए, तो आवाज जो संचरण की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत अगर हम समझते हैं आवाज आवाज संचरण की स्वतंत्रता। आवाज संचरण की स्वतंत्रता, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे अबाध रूप से आप भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकते हो। यानी कि ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है, और प्रत्येक व्यक्ति है भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में जा कर के वो घूम सकता है, टहल सकता है, ठीक है। और घूमने के बाद वो कहीं भी अपना संचरण कर सकता है, ठीक है। अपना मतलब पर्यटन क्षेत्र में जाता है, घूमने जाता है, तो यहाँ पर यही चीज़ दी गई है कि आवास संचरण, यानी कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए बिना आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी टहल सकते हो, जा सकते हो, राइट। तो इसके लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हो, तो क्योंकि भारत में इतने सारे राज्य हैं तो आप कहीं, बहुत सारे राज्य हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक, आप इधर से उधर आप गमन कर सकते हो, टहल सकते हो, घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये आवास संचरण की स्वतंत्रता की बात करता है, राइट। लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, वो इस हेतु लगाए जाते हैं। इससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि आवास संचरण की स्वतंत्रता जो है, अगर ये आंतरिक होती है, आप आंतरिक रूप से भारत में कहीं भी घूम सकते हो, भारत में कहीं भी घूम सकते हो, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, आप कहीं भी घूम सकते हो। बस अगर आप बाहर की बात की जाए, भारत के बाहर, तो भारत के बाहर आपको इजाज़त ये देता है केवल कि आप बाहर जा सकते हो, लेकिन बाहर किसी देश में अगर आप घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, इसकी इजाज़त भारतीय संविधान के तहत नहीं है। ना भारतीय संविधान ऐसा कोई प्रावधान करता है कि आप विदेश में जाओ और वहाँ पर जितना पूरा विदेश है घूमो जाके, कुछ भी करो जाके, राइट। भारत केवल ये है कि आपको सुविधा दे देगा, चलो भारत हम आपको ले जा रहे हैं बाहर, ठीक है, तो उस हिसाब से ले जा सकते हैं, ठीक। आप हवाई जहाज़ से जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जहाँ आप उतरोगे नीचे, फिर इसके बाद आप जहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो, इस पर फिर उस सरकार का, उस जहाँ सरकार में जहाँ पे आप हो, जिस देश में जा रहे हो, तो उस सरकार के नियमावली वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ की कानून विधियाँ वहाँ लागू होंगी। ओके, तो भारतीय के संविधान के तहत आप बाहर घूमना टहलना ये नहीं कर सकते हो, राइट। ये आवास संचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। बस एक चीज़ इसमें और आता है कि आपको वापस लौटने का अधिकार जरूर होता है, कि आप वापस लौटने का अधिकार है। तो इसके लिए
अगर आप वापस लौटते हो तो इसके लिए सरकार जो होती है कई सारे आपने देखे हैं ऑपरेशन चलाती है। तो अभी आपने देखा हो यूक्रेन विश्व युद्ध हुआ तो उसमें देखो वापस बहुत सारे जो यात्री या बहुत सारे ऐसे यहाँ प्रवासी लोग थे जिनको वापस लौटना पड़ा, तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चलाती है हैं। तो उसमें पीएम शक्ति गति एक ऑपरेशन चला था शायद। तो ऐसे ऑपरेशन जो गवर्नमेंट चलाती है तो निश्चित रूप से इसीलिए चलाती है कि आपको वापस अगर लौट रहे हो तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपको सुरक्षापूर्वक वापस लौटा ले। तो आवास संचय की स्वतंत्रता के अंतर्गत आंतरिक और बाहर इस दो फैसलों में दिए जाते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो या भारत का आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जा सकते हो और वापस लौटाने का सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक, वापस लौटा रहे हैं ठीक, लेकिन बात ये होती है कि वहाँ पर सुनना, आप वहाँ पर घूम रहे क्या कर रहे हो तो ये सरकार, वहाँ की सरकार जिम्मेदार होती है कि वो वहाँ की किस प्रकार के कानून नियम है, वहाँ घूमने देते हैं या नहीं देते हैं, तो वहाँ के फैसले वो सरकार जानती है। ठीक, वहाँ पे अब विदेश में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती है। बस ये है कि आप वापस लौट रहे हो तो आप, ये सरकार होती है तो वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाती है कि हम उस व्यक्ति को सुरक्षापूर्वक अपने भारत में भारत को वापस कर लाएं। ओके, अब इसी के अगर आप देखोगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि आप देखते हो प्रतिबंध की अगर बात की जाए तो इसमें प्रतिबंध जो है कई आधार पर लग सकता है। जैसे कि आप एसटी के जो अनुसूचित जात हैं, अनुसूचित जनजाति लोग हैं, उनकी सुरक्षा हेतु, राइट, उनकी सुरक्षा हेतु रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उनकी संस्कृति, ठीक है, या आप देख सकते हो कि जो जनजाति लोग होते हैं ना, जनजाति लोग होते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के लिए सुरक्षा है, संस्कृति है, भाषा है, ठीक, रीति रिवाज है, भाषा है, रीति रिवाज हैं, इनके आधार पर जो होता है बाहरी लोग जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जैसा है। बाहरी लोग जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाती है सरकार ताकि उनकी सुरक्षा, समृद्धि है, वो भाषा है, संस्कृति है, वो बनाई जा सके। ओके, और साथ ही साथ देखोगे आप वेश्याओं को लेकर के भी नियंत्रण किया जाता है। जैसे वेश्याएं जो होती हैं तो वेश्याएं जो होती हैं उनकी मतलब कि स्वास्थ्य के लिए, ठीक, उनके स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है, सार्वजनिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी इन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। ठीक, वेश्याओं पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। अब एड्स के लेकर के भी है। जैसे एड्स जिसको बीमारी है, एड्स नाम की जो बीमारी होती है, जो जो एक जो वायरस होता है, होम्नो नाम का है, होम्यो करके एक वायरस होता है। तो उस वायरस से एड्स जो व्यक्ति पीड़ित होता है तो निश्चित रूप से उसे भी संचरण करने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था दी थी, बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गई थी और बम्बई उच्च न्यायालय ने इस चीज़ को लेकर के प्रतिबंधित किया था। एड्स पीड़ित जो व्यक्ति है उसे आबाद संचरण रूप से घूमने नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो एड्स वाला जो व्यक्ति होता है तो इसे बम्बई उच्च न्यायालय ने इस चीज़ को लेकर के फैसला दिया था कि कोई भी व्यक्ति है जो एड्स से पीड़ित है तो उसे आबाद रूप से घूमने नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो एड्स से पीड़ित है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है वेश्याओं को लेकर, एड्स को लेकर, जनजातियों की सुरक्षा, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके अलग से अपने उनमें बहुत सारी जनजातियां हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो उनकी भाषा है, संस्कृति है, सुरक्षा, रीति रिवाज है, तो ये कुछ ध्यान में रखा जाता है ताकि आप जैसे वहाँ जाते हो तो निश्चित रूप से उनकी भाषा, सुरक्षा, संस्कृति उसको ध्यान में रखो। अगर आप उनके साथ कुछ खेल खड़वाल कर रहे हो या आप कह रहे हो कि मैं यहीं पे बस कहीं के साथ रहूँगा, ये रहूँगा, उनकी भाषा संस्कृति का खिलवाड़ कर रहे हो तो ये गलत है, इस पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप वहाँ जाइए, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, संस्कृति, उनकी भाषा है, रीति रिवाज हैं, उसमें अगर आप किसी प्रकार हस्तक्षेप करते हो, राइट, या उनसे कुछ वार्तालाप, गलत व्यवहार करते हो तो निश्चित रूप से आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है आवास संचरण में। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अनुच्छेद जो 19 है वो आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो और जैसे निवास का अधिकार है, ठीक, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निवास का अधिकार का मतलब ये है आप कहीं भी जा कर के
अपना घर बना सकते हो, घर स्थापित कर सकते हो, घर व्यवसाय कर सकते हो, यानी कि घर अपना बना सकते हो, या वहाँ जाकर के संपत्ति खरीद सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, जम्मू कश्मीर में भी है। तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, वहाँ आप अपना घर बना सकते हो, वहाँ पर अपनी संपत्ति खरीद सकते हो, या आप ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ पर अपने स्थायी रूप से रह भी सकते हो, राइट। लेकिन एक प्रकार से आप ये चीज़ याद रखें कि कि वहाँ पर जो रहने का जो व्यवस्था जो है वो आप अस्थाई भी है, अस्थाई भी दी जाती है और स्थाई भी, दो प्रकार से दी जाती है। अगर आप स्थायी रूप से रहना चाहते हो तो आप ये चीज़ याद रखें कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र वगैरह है, तो वहाँ पर आप स्थायी निवास नहीं कर सकते, वहाँ अस्थायी निवास की व्यवस्था है। अस्थायी निवास का मतलब ये है कि आप एक प्रकार से आप रह तो सकते हो, लेकिन वहाँ के लोग हैं, उनका अपना एक समाज है, उनकी अलग सुरक्षा, संस्कृति है, भाषाएं हैं, उन पे आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप या उनके जो रीति रिवाज हैं उन पे आप कभी भी कुछ भी मतलब कि उनको उस चीज़ में मतलब कि मतलब गलत विचार नहीं दे सकते हो, या ऐसी कोई त्रुटियां जैसी कुछ उदाहरणाएं होती हैं उनको वहाँ फैला नहीं सकते हो। तो ये आप ये विशेष याद रखें। और स्थायी निवास तो ऐसा होता है कि आप स्थायी निवास कर सकते हो, स्थायी निवास में आप अपनी भाषा को, संस्कृति को, सब कुछ विकास कर सकते हो, राइट। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ करके आप स्थायी निवास कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ अस्थायी निवास कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये स्पष्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, अनुसूचित जनजाति जो एसटी लोग के वर्ग होते हैं, बस उनको रीति रिवाज है, उनके नियम है, कानून है, ठीक, उनको भी अधिकार दिया जाता है। तो इस हेतु आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो निवास का अधिकार तो बिल्कुल ईजी था। व्यवसाय की स्वतंत्रता दी जाती है इसी के अंतर्गत। जो छठवां है, लास्ट है, ये होता है व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो व्यवसाय की स्वतंत्रता को अगर आप देखोगे तो आप व्यवसाय का मतलब होता है कि आप किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, व्यापार करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन हाँ, व्यापार ऐसा होना चाहिए उचित तरीके का, ठीक है। आर्थिक संसाधन की कमाई के लिए हो सकता है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हो उस उद्देश्य से व्यापार कर सकते हो, या आप कोई लेन देन है, ट्रांजैक्शन वाला व्यापार है तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप जैसे उद्योग स्थापित करना चाहते हो या कोई व्यवसाय ऐसा स्थापित करना चाहते हो, फर्म स्थापित करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इनको आंशिक रूप से संचालित भी कर सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, बस ये है कि यह न्याय उचित होना चाहिए। अगर कोई आप व्यापार करते हो या कोई फार्म स्थापित कर रहे हो या कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धन या अर्जित करने की है, तो वो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए या आप दूसरे की गरिमा है दूसरे को ठेस पहुंचाई जा सके। जैसे कि आप अवैध रूप से व्यापार कर रहे हो, या स्त्रियों के को बेच रहे हो, या बच्चों को बेच रहे हो, या उनके साथ गलत कृत्य कर रहे हो, या काला धन को सफ़ेद धन कर रहे हो, तो ये जो व्यापार हैं, ऐसा व्यापार उचित नहीं है। इस पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। और निश्चित रूप से इसके लिए पीएमएलए तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो पीएमएलए तो है ही। इसके साथ साथ आप देखोगे एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी होती है, ठीक है। तो इसके लिए तो फिर सीबीआई बैठी हुई होती है, तो सीबीआई इस पे काम करती है। तो ऐसे व्यापार नहीं करना है कि काला धन को सफ़ेद धन बनाओ, या आप कोई भी ऐसा व्यापार है जो कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ बच्चों को बेच रहे हो, या बच्चों के कुछ गुर्दे हैं, उनके दिल हैं, ऐसे निकाल के आप व्यापार कर रहे हो, तो ऐसे पे प्रतिबंध लगाती है सरकार, ठीक है। क्योंकि बस यही है कि व्यापार करो, व्यवसाय करो, सब कुछ करो, आपको स्वतंत्रता है। बस ये व्यापार व्यवसाय में कुछ ऐसी गलत धारणा या गलत चीज़ें नहीं छुपी होनी चाहिए, ताकि दूसरे की स्वतंत्रता को, दूसरे की गरिमा को, या दूसरे के जीवन के अधिकार को ठेस पहुंचे, राइट। या दूसरे के जीवन को ही आप ले लो, ऐसा व्यवसाय या व्यापार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाती है, ओके। तो न्यायोचित व्यापार अगर आप करते हो तो आपको स्वतंत्रता दी जाती है। आप कोई सा व्यापार कर सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, या कुछ व्यापार करो, या कुछ भी दुकान खोल लो, कुछ भी कर सकते हो, व्यापार के लिए स्वतंत्र हो। बस व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए जो बस दूसरे की गरिमा, जीवन, दूसरे को ठेस पहुंचे, राइट। तो दूसरी और इसी में आप अगर देख सकते हैं, जैसे कि अनैतिक कृत्य में आप लेना चाहो तो विस्फोटक पदार्थ हैं, इसके संबंधित आपका व्यापार नहीं होना चाहिए विस्फोटक, क्योंकि अगर इसके लिए करते हो तो ये व्यापार जो होते हैं तो ये लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर आप कोई व्यापार स्थापित करते हो तो उसका जरूर कहीं ना कहीं लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के अंदर ही आपको दिया जाएगा। अगर आप लाइसेंस है
तो निश्चित रूप से आप व्यापार कर सकते हो। लेकिन वो व्यापार अगर ऐसा लेकिन वो व्यापार एक लाइसेंस के अंदर आप कर जरूर सकते हो, लेकिन बस ये है कि उसके एक समय दिया जाता है कि उस समय के टाइम पर आपको करना होगा। अगर उस समय के आगे पीछे आप करते हो तो फिर आपका व्यापार है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि महिला है, बच्चों का व्यवसाय, इस पर प्रतिबंध है, ठीक है। लाइसेंस की आपके पास सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं, तो आप व्यापार कीजिए, लेकिन यह है कि किसी की ठेस गर्मा जीवन की मर्यादा है, उसको बनाए रखिए। तो ये कुछ 6 इसमें मुख्य तत्व थे या मुख्य स्वतंत्रता संबंधी विचार थे या स्वतंत्रता संबंधी अलग अलग जो प्रावधान किए गए थे व्यक्तियों हेतु, तो ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी में आप देखोगे 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक। तो संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो व्यक्तिगत अधिकार था, हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर शक्ति थी और वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को लेकर के कहीं भी चुनौती दे सकता था, राइट। अगर आप कोई सरकार भी संपत्ति छीनती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता था। जैसे कि आप गोकुलनाथ वाला देख लो, ठीक, गोकुलनाथ पंजाब वाला राज देख लो, इसके बाद आप केशवानंद भारती को देख लो। तो इनकी संपत्ति जो हड़पी गई, तो ये किस उद्देश्य से हड़पी गई, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार अपना हस्तक्षेप इन्वॉल्व करती है, क्योंकि सरकार को कुछ नीड होती है, सरकार को नीड होती है, जैसे हाईवे बनाना है या कहीं बांध बनाना है तो उसे संपत्ति की, वहाँ की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ज़मीन एक प्रकार की जो संपत्ति है वो अचल संपत्ति होती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत अगर संपत्ति जो दी जाती है तो वो इसी उद्देश्य से दी जाती है कि आप पहले जो संपत्ति थी उसी की बात कर रहे हैं, जो दी जाती थी तो इसलिए दी जाती थी कि आप वहाँ पे संपत्ति आपकी ही है और संपत्ति का आप उपयोग कर सकते हो, वहाँ पर आप ज़मीन या कोई सिंचाई या फसल लगा सकते हो। लेकिन उसी संपत्ति को अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि अब संपत्ति जो है तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री जरूर है लेकिन उस पर जो अधिकार रहेगा वो सरकार का रहेगा। तुम औपचारिक रूप से उस संपत्ति के हकदार हो, औपचारिक रूप से उस संपत्ति के हकदार जरूर हो। आप उस संपत्ति पे, आपकी संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत या निजी कोई कंपनी नहीं आपकी संपत्ति को ले सकती है सिवाय सरकार के, ठीक। अगर आप सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो तो वो अलग बात होती है, आप खरीदना चाहते हो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, कोई कंपनी या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई समूह या कोई संघ आपकी संपत्ति को हड़प ले आके आपकी संपत्ति पर कब्जा कर ले तो ये नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार आपकी सुरक्षा प्रमाणित पत्र देती है, आपको पूरा एक देखा हो तो तहसील में जो बनाए जाते हैं, ठीक है, एफिडेविट होते हैं और आप जो पूरी रजिस्ट्री कराई जाती है उसकी, तो वो कंप्लीट बेस पर आप संपत्ति की सुरक्षा दी जाती है, ओके। तो आप देखोगे तो संपत्ति अधिकार जो है 44वां 1978 में बना दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार 300 का, यानी कि 300 का के तहत उसे विधिक अधिकार या इसे कानूनी अधिकार दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। तो अब इस पर देखोगे जो सरकार होती है संपत्ति को ले सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वो मुआवजा मुहैया कराती है, हैं। अगर आपकी संपत्ति, सुनना मेरी बात को, अगर आपकी संपत्ति कुछ इस प्रकार की है जो सिंचाई से संबंधित है, देखना सिंचाई जैसे कि फसल अगर है, राइट, अगर फसल है वहाँ पर, ठीक है, तो फसल पर सरकार जो होती है तो इस प्रकार से काम नहीं करती है, तो हो सकता है कि उस पर रोक लगा दे, जब फसल आप काट लो तब उस पर काम करे सरकार, राइट। तो या तो सरकार मुआवजा फिर देगी, अगर सरकार मुआवजा नहीं देना चाह रही, कुछ ऐसी बंजर भी ज़मीन होती हैं जहाँ पर सरकार मुआवजा नहीं देती है, क्योंकि वो बंजर ज़मीन का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे सरकार उस पर कोई वो हड़प लेती है, उसका हो सकता है मुआवजा भी ना दे। लेकिन जहाँ पर फसल होती है वहाँ फसल पर अगर सरकार कुछ हाईवे बना रही है या कुछ ऐसे बांध बनाएगी तो निश्चित रूप से उसका मुआवजा देती है। लेकिन अगर वहाँ पर फसल खड़ी है, बड़ी बड़ी फसल हो गई है, तो वहाँ पर उस समय के लिए काम को रोक दिया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि काम जल्दी से होना चाहिए तो सरकार कर भी सकती है, लेकिन बस यह है कि उसके समय पर मुआवजा आपको उपलब्ध कराएगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे जो स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 19 है, उसके जितने भी कॉम्प्लिकेटिव जो फैसले या कॉम्प्लिकेटिव जो प्रावधान किए गए थे इसके अंतर्गत, उनको हमने एक तरफ से आपको समझा दिए। चलिए, तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद जो 20 है वो हम आपको आगे लेक्चर में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।